नमस्कार दोस्तों। माय वॉइस अल्फाज में आप सभी का स्वागत है। मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं बाबुल का घर। खाना खाकर थोड़ा लेटने का मन बना ही रही थी कि तीनों पास आकर बैठ गईं। नवीन की बहू ने मेरे लिए पान लगाते हुए शिकायत की, इकलौती बहन की शादी है और आपने आते आते इतनी देर लगा दी दीदी। पता है, हमारा प्लान तो आपके साथ शॉपिंग करने का था। आपकी चॉइस से सामान खरीदते तो थोड़ा मज़ा भी आता। अब तो जैसा भी समझ में आया हम ले आए हैं, आप कुछ कहिएगा नहीं। आपके भाई तो कार्ड ही छपवाने के लिए राजी नहीं थे। विपिन की बहू ने सुर में सुर मिलाया, बोले कि दीदी डिज़ाइन तय करेंगी तभी छपेंगे। वे तो इन दोनों ने जिद की तो छप भी गए। अच्छा ही हुआ ना, सचिन की बहू बोली। अब कब छपते और कब बंटते। एक तो आप इतनी देर से आई हैं और सो भी अकेले। हमने तो सोचा था कि खास खास घरों में आपको और जीजा जी को भेजेंगे। अम्मा बगल ही में लेटी हुई थी। छोटी की बात सुनी तो एकदम डपट दिया। निमंत्रण बांटने के लिए अब घर के दामाद ही रह गए हैं क्या? दामाद हुए तो क्या हुआ, घर के बड़े भी तो हैं। छोटी ने मस्का लगाया, पर अम्मा जरा भी न पिघली। उसी तरह डपटते हुए बोली, रात भर का सफ़र करके आई है लड़की, जरा कमर तो सीधी कर लेने दी होती। आते ही सबकी सब अपनी अपनी रामायण लेके बैठ गई। तीनों चुपचाप उठकर वहाँ से खिसक लीं। मैंने मन ही मन अम्मा को धन्यवाद दिया। सचमुच मुझे नींद आ रही थी। रिजर्वेशन के बावजूद मुझे सफ़र में कभी नींद नहीं आती। हर स्टेशन पे लोगों का चढ़ना उतरना लगा रहता है। इस बार तो रात आंखों में ही कटी थी। अटैची में 10,000 रुपये थे जो मुझे सोने नहीं दे रहे थे। एक तो जोखिम भी था, दूसरे इन्हीं रुपयों को लेकर चलते समय इनसे झड़प हो गई थी। मैं अटैची बंद कर ही रही थी कि इन्होंने नोटों की गड्डी मुझे थमा दी थी। ये क्या है? रुपए हैं। शादी में क्या खाली हाथ जाओगी? खाली हाथ कौन जा रहा है, भूल गए हैं क्या? अभी उसी दिन तो सराफ से अमेरिकन डायमंड का सेट लेकर आए हैं। 2 साड़ियाँ भी दे रही हूँ, एक बनारसी एक चंदेरी। वह तो सुमी के लिए है, यह तो मैं विपिन के लिए दे रहा हूँ। छोटी बहन की शादी में तुम्हारा भी तो कुछ योगदान होना चाहिए। उनकी बात सुनकर मुझे तो जैसे आग लग गई। गाड़ी छूटने का डर नहीं होता तो पता नहीं कितनी देर तक चकचक होती रहती। गाड़ी चलने के बाद भी मैं कितनी देर तक भुनभुनाती रही। दरअसल मेरा यह गुस्सा उन पर नहीं बल्कि अपने ही घर वालों पर था। जब से शादी हुई है दोनों हाथों से लुटाती ही आ रही हूँ, पर जब से सुमी की शादी की बात चली है मन जैसे अंगारों पर लौटता रहता है। भाइयों के पत्रों से शादी की तैयारियों की सूचना मिलती रही है और मेरा मन बरबस 25 साल पीछे लौट जाता है। एक मेरी भी शादी हुई थी। वहीं आंगन में 4 खंबे गड़ाकर मंडप बना लिया था। मोहल्ले की एक पुरानी धर्मशाला में बारात टिका दी गई थी। पत्तलों पर सबको खाना खिलाकर विदा कर दिया था। कार्ड्स वार्ड्स का तो चक्कर ही नहीं था, बस सबको कायदे से पीली चिट्ठी भेज दी गई थी। अब तो बड़े खूबसूरत कार्ड छपे हैं, अंग्रेज़ी के अलग हिंदी के अलग। स्थानीय लोग हैं फिर भी उनके लिए होटल में कमरे बुक किए गए हैं। शादी के लिए हॉल किराए पर लिया गया है। बाकायदा रिसेप्शन के कार्ड अलग से लगाए गए हैं। उन लोगों की कोई मांग नहीं है, बस चाहते हैं कि शादी ठीक से हो। सुमी ने अपनी भावी ससुराल की पैरवी करते हुए लिखा था। पत्र पढ़कर मुझे बहुत ताव आया था। अच्छी शादी का भी कोई तयशुदा पैमाना होता है क्या? हम अपनी जान भी निकाल कर रख दें और आपको पसंद ही ना आए तो? यहाँ आकर देखा सचमुच सबने मिलकर जमकर तैयारी की है।
बड़े शौक से मुझे आते ही सारा सामान दिखाया गया। सोचा होगा कि दीदी पीठ थपथपाएगी, शाबाशी देगी, पर दीदी को होश ही कहाँ था। उसकी नज़रों में तो वह फटीचर दहेज घूम रहा था जो उसके साथ गया था। उसे लेकर कितनी बार कितनी बातें सुननी पड़ी हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। आंख बस लगने ही वाली थी कि अम्मा फुसफुसाई, पम्मी बहुत ज़्यादा थकी ना हो तो चल तैयार हो जा। ये देवियाँ सो रही हैं, तब तक चुपचाप सुनार के यहाँ हो आए। किसी को भनक भी पड़ गई तो एक न एक साथ हो लेगी। मैं तो हैरान रह गई। आरती में 5 पैसे भी चढ़ाने होते हैं तो अम्मा को बेटे बहुओं के आगे हाथ पसारना पड़ता है, और अब वह सुनार के यहाँ सबसे छुप कर जा रही हैं। कुछ बेचने जा रही हैं क्या? पर अब तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। नाक कान हाथ पैर सब तो खाली हो गए हैं। अम्मा ने सचमुच किसी को भनक नहीं पड़ने दी। दरवाजे से बाहर निकलते हुए बस विपिन के बेटे को जता दिया कि जरा बाजार जा रहे हैं, देर हो सकती है। घर से बाहर निकलते ही मैंने रिक्शा रोक लिया। रिक्शे में चढ़ते हुए अम्मा बोली, इसीलिए तो सब तेरी बाट जोह रही थी। मतलब जानती है ना कि दीदी के साथ बाजार जाने से सवारी की सुविधा हो जाती है। मिठ बोली है तो क्या हुआ, तीनों की तीनों बड़ी काइयाँ हैं। मुझे बड़ा संकोच हो आया। इतना शाह खर्च होना भी अच्छा नहीं है, लोगों की नज़रों में आता है। इतनी उतावली में रिक्शा करना ठीक नहीं हुआ। पर जब अम्मा ने पता बताया तो लगा कि ठीक ही किया जो सवारी ले ली। उतनी दूर पैदल तो मेरे फरिश्ते भी नहीं जा सकते थे। अम्मा ने एकदम शहर के दूसरे छोर का सुनार ढूंढा था। शायद गोपनीयता ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा हो। अम्मा को देखते ही सोनी जी की बाछें खिल गईं। उसने कहा, आइए माताजी, मैं तो सोच रहा था आप ऑर्डर देकर भूल ही गई हैं। अरे नहीं सोनी जी, ऐसा कहीं होता है, बस बिटिया का इंतजार था। आज तो आई है, मैंने आराम भी करने नहीं दिया और ले आई। मेरा माथा ठनका। भला मेरा इंतजार क्यों था? सोनी जी जैसे ही इधर उधर हुए, मैंने अम्मा से कहा, परसों तुम्हारे दामाद आ रहे हैं अम्मा, तब आ जाएंगे। अभी तो मैं इस तैयारी से नहीं आई थी। तू चुप कर, अम्मा ने टपट दिया। तुझसे पैसे कौन मांग रहा है? यह तो और हैरानी वाली बात थी। फिर अम्मा को मेरा इंतज़ार किस लिए था? क्या अम्मा मेरे लिए कुछ बनवा रही हैं? शादी में तो बस एक जोड़ी बूंदे दिए थे, वे भी इतने हल्के थे कि हथेली पर रखकर फूंक मारो तो उड़ जाएं। मेरी एक जेठानी ने सबके सामने यह करतब करके दिखाया था। शर्म से मैं पानी पानी हो गई थी। उस प्रसंग की याद आज 25 साल बाद भी शूल सी कसकती है। तो क्या अम्मा 25 साल बाद उस अपराध का प्रायश्चित करने जा रही हैं? 25 साल बाद, जबकि मैं खुद अपनी बिटिया के लिए गहने बनवा रही हूँ। तब तक सोनी जी हाथ में लाल कागज का डब्बा लिए भीतर से नमूदार हुए। डिब्बा खोलकर उन्होंने लाल कागज हटाया। एक जोड़ी कंगन जगरमगर कर रहे थे। देख, अच्छे हैं ना? मैंने एक कंगन उठाकर पहनना चाहा, पर वह उंगलियों में फंस कर रह गया। 25 साल बाद शरीर का नाप क्या वही रह जाता है? अम्मा भी तो गजब करती हैं, बनवाने से पहले नाप तो मंगवा लेती। अम्मा, यह तो छोटे हैं। नहीं बहन, सोनी जी बोले, बिल्कुल नाप से बने हैं, बल्कि लाली तो परसों देख भी गई थी, बिल्कुल ठीक आए थे। लाली कौन? अपनी सुमी रे। मन एकदम बुझ सा गया। तो कंगन सुमी के लिए बन रहे हैं, फिर मुझे साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? पर मुझे ज़्यादा देर सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि सोनी जी बिल पर लिखने के लिए मेरा नाम पूछ रहे थे। मैंने विस्मय से अम्मा की ओर देखा। उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा करके खुद ही मेरा नाम बता दिया, और जब तक सोनी जी बिल बना रहे थे, चुपचाप नोटों की एक गड्डी मेरे हाथ में सरका दी।
मैंने नोटों का वह बंडल ठीक से देखा भी नहीं और यंत्रवत सोनी जी को थमा दिया। उन्होंने रुपयों को सिर से छुआकर सरसरी तौर पर गिना और पेटी में डालते हुए बोले, वाह बहन, आप बहुत पुण्य का काम कर रही हैं। नहीं तो आजकल किसी के लिए, खासकर बहन के लिए, इतना कौन करता है। सारे रिश्ते नाते दिखावे के रह गए हैं। अरे सोनी जी, बहन क्या, आप तो उसे इसकी बेटी समझो। पूरे 18 साल छोटी है इससे। अच्छा, सोनी जी विस्मित थे। अम्मा चलो अब, और भी सामान लेना है, मैंने बेजारी से कहा और दुकान से बाहर चली आई। मजबूरन अम्मा को उठना ही पड़ा। यह बात सच है कि सुमी मुझसे 18 साल छोटी है, पर यह तो कोई गर्व की बात नहीं है कि इस तरह ऐलानिया करी जाए। बल्कि मुझे बताते हुए शर्म ही आती थी। आज इतने सालों बाद भी वह खींच, वह शर्म ताज़ा हो आई जो मैंने सुमी के जन्म पर अनुभव की थी। पूरे 8 दिन तक गैर हाजिरी के बाद जब मैंने कॉलेज में पाँव रखा था, तो सबने घेर कर इस अनुपस्थिति का कारण जानना चाहा। उन लोगों को शक था कि कहीं मेरी शादी का चक्कर चल रहा होगा। नहीं रे, मैंने खींच कर कहा, मेरी माँ के लड़की हुई है। सब अवाक। मन ही मन हंस भी रही हूँ तो पता नहीं। तभी किसी ने कहा, यह उल्टी भाषा क्यों बोल रही है। ऐसा कहना कि मेरे बहन हुई है। बहन क्या, वह तो दुश्मन लग रही थी। वह शर्म, वह परेशानी, वह खर्च, आज भी सब याद आता है तो मैं तिलमिला उठती हूँ। सुमी के होते ही मेरी पढ़ाई ठप हो गई थी, क्योंकि अम्मा की तबीयत खराब चल रही थी। घर में देखने वाला कोई न था। सुमी के होते ही मेरी शादी का कार्यक्रम अपने आप 4-5 साल आगे खिसक गया था। सुमी के होते ही मेरे दहेज में भी कतर ब्योंत शुरू हो गई थी। क्या एक ही पर सब लुटा देंगे? घर में एक और बेटी भी तो है, उसके लिए भी तो कुछ रखना है। सुमी के जन्म के बाद 5 साल तक मैं घर में ही बैठी रही। ना पढ़ रही थी और ना नौकरी कर रही थी। बस घर में बैठकर अम्मा के बच्चे पाल रही थी। मेरी सारी हताशा उस पर ही उतरती जो घर भर के लिए खिलौना बनी हुई थी। बाबूजी तो दिन दिन भर उसे गोद में उठाए घूमते। एक दो बार किसी ने पूछ ही लिया, आपकी नातिन है? तो झेंप कर रह गए, लेकिन मेरा तो जैसे खून खौल जाता था। अम्मा कुछ स्वस्थ हुई तो मेरी शादी की बात चलने लगी, पर कहीं मेरा साधारण रूप रंग आड़े आ जाता तो कहीं ग्रेजुएट ना होना बाधक बन जाता। पैसे की तंगी तो खैर थी ही। ईश्वर ने कहीं ना कहीं मेरे लिए भी दूल्हा तजवीज कर रखा था। इसलिए 23वां पूरा होते होते मेरी शादी हो गई। घर वर बहुत अच्छा नहीं था, पर इससे अच्छे की हमारी क्षमता भी नहीं थी। पर विधाता ने शायद भूल से ही मेरे भाग्य में ऐश्वर्य लिख रखा था। शादी के 2 साल बाद ही किसी ज्योतिषी ने बताया कि मिट्टी का व्यापार करो, फायदा होगा। पहले तो पार्टनरशिप में ठेकेदारी शुरू की, वो ऐसी चल निकली कि PWD की क्लर्की छोड़कर उसी का दामन थाम लिया। आज लाखों में खेल रहे हैं।